अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केस स्टेटमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने में आपको थोड़ा ध्यान भी देना है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक समझ के ऐसे ऊपर ऊपर से मत टपा देना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो केस स्टेटमेंट होती क्या है? सपोज़ करो हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें से हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें सेलेक्ट करनी है। उस पर्टिकुलर कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी उसे एग्जीक्यूट कराना है, तो हम केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहोगे इस जैसे कि कोई पर्टिकुलर हमें कंडीशन चूज़ करनी है और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एग्जीक्यूट करनी है स्टेटमेंट। ऐसा तो हम इफ़ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि जब आप इफ़ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो एक तो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है और साथ में कॉम्प्लिकेटेड सा भी दिखता है। और नेस्टेड एल्स इफ अगर हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो पढ़ने का दिल भी नहीं करता सामने वाले का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस पे हम केस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो केस स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स डिस्कस करने से पहले हम उसका सिंटेक्स मीन्स कि उसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं, उसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं, मीन्स जनरल फॉर्म प्लस वर्किंग। तो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास केस स्टेटमेंट के? देखो, सेलेक्ट केस आपको एज इट इज़ लिखना है, फिर पैरेंथेसिस में केस एक्सप्रेशन। केस एक्सप्रेशन में आपको कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। केस एक्सप्रेशन मीन्स वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ आगे यूज़ होंगी चूज़ करने के लिए, मीन्स जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए आपको जो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो वेरिएबल हो, ठीक है। केस एक्सप्रेशन आप कोई इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सप्रेशन ही लेना है, आप कोई वैल्यू भी ले सकते हो, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है ये, ठीक है। एक्सप्रेशन हो सकता है इंटीजर एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर वेरिएबल ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल ही लिखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे मेन इसमें क्या है केस एक्सप्रेशन में कि रियल एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है केस एक्सप्रेशन में, सिर्फ इंटीजर एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन ही अलाउड है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप मिस्टेक ना करो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास केस, फिर पैरेंथेसिस में केस सेलेक्टर। केस सेलेक्टर मीन्स जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, अगर केस एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू पे आप किस टाइप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सपोज़ करो हमारा यहाँ केस एक्सप्रेशन मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल ले लिया ए, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू 1 है, केस सेलेक्टर में मैंने 1 दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया केस 1 मीन्स अगर ए की वैल्यू 1 आती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए। अगर उसकी वैल्यू 2 आती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। सपोज़ करो कि जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, मीन्स जैसे 1 2 और 3 के लिए हमारे पास उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स हमने लिखी है केस स्टेटमेंट के अंदर, और ए की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आती है तो वो केस डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा कंट्रोल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा केस डिफ़ॉल्ट है ये ऑप्शनल है, लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखते हो और ए की वैल्यू 4 आ जाती है जो कि किसी भी एक्सप्रेशन से
या किसी भी केस सेलेक्टर से मैच नहीं हो रही है तो आपका कंट्रोल एंड सेलेक्ट के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ भी आपकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो भी केस के अंदर होंगी। ठीक है, तो आपको केस स्टेटमेंट यूज़ करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है कि जो आपका केस एक्सप्रेशन है, इंटीजर एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई सिंगल एक वैल्यू भी ले सकते हो। मतलब कि हमारा लॉजिक जो मैं बोल रही हूँ ना कि एक सिंगल वैल्यू आ सकती है। सिंगल वैल्यू का मीन्स है कि अगर कोई इंटीजर एक्सप्रेशन है या लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। वैसे आती तो एक ही है, ठीक है, और जो केस एक्सप्रेशन है वो रियल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, केस डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शनल है, आप कुछ भी आप यूज़ करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स कोई एरर शो नहीं करता, आपका ऑप्शनल है। ठीक है, अब केस सेलेक्टर की फॉर्म्स क्या हैं, हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं केस सेलेक्टर में वैल्यूज़। सपोज़ करो अगर हमें ट्रू फॉल्स लिखना है तो हम सिंपल ट्रू लिख सकते हैं, केस ट्रू या केस फॉल्स हो, कुछ भी आपको लिखना है, या फिर जो लॉजिकल वेरिएबल है आप वो भी लिख वो तो आपका केस एक्सप्रेशन में हो जाएगा। केस सेलेक्टर में ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फॉल्स होगा तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर सपोज़ करो ऐसा लिखा हुआ है केस 2 सेमीकोलन 5, फिर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो अगर आपकी वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 इनमें से कोई भी आती है और वो इस केस से मैच करेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ हो केस 1 कोलन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 या 1 से बड़ी कोई भी हमारे पास वैल्यू आ जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स इवेल्युएट हो जाएंगी, मीन्स जो केस 1 या 1 से ज़्यादा के लिए है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर आपको करना है कि 1 या 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, तो आप 1 राइट में लिखो और फिर कोलन और ये स्पेस ऐसे छोड़ दो, कुछ मत लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर आपकी वैल्यू मैच कर जाती है तो। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर सीक्वेंस में नहीं है आपकी वैल्यूज़, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं है, बीच बीच में से है 2, 9, 7, 6 इस टाइप से है, तो आप अलग अलग वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स भी आप लिख सकते हो। तो अब इसकी वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग क्या होगी कि केस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा केस एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। हमने इसे एज्यूम कर रखा है इंटीजर एक्सप्रेशन, आप इसे लॉजिकल एक्सप्रेशन भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हमने अगर इंटीजर एक्सप्रेशन एज्यूम किया तो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएगी उस एक्सप्रेशन की। इंटीजर वैल्यू अगर किसी भी केस सेलेक्टर के साथ मैच कर जाए, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होती है। सपोज़ करो सबसे पहले वो इसके पास गया, जैसे इस केस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है 5, ठीक है, तो फर्स्ट केस पे गया और केस सेलेक्टर से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो केस सेलेक्टर है उससे 5 वैल्यू मैच नहीं हुई तो वो नेक्स्ट के पास जाएगा। अगर इसके पास मैच हो जाती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगर इससे मैच हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है फिर एंड सेलेक्ट के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होगा वहाँ पे चला जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी स्टेटमेंट मीन्स केस से मैच नहीं होती, उस एक्सप्रेशन से केस सेलेक्टर मैच नहीं होता। अगर केस डिफ़ॉल्ट है तो केस डिफ़ॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज़ कंट्रोल एंड सेलेक्ट के बाहर।
मतलब उसके नेक्स्ट जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग होती है। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे भी मैंने वर्किंग बताई थी ना, बिल्कुल एज इट इज़ उसको फ्लो चार्ट के में लिखना है। बस करना क्या है, सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है केस सेलेक्ट के अंदर, जो एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है वो हमारा एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। अगर वो किसी केस के साथ मैच कर जाता है, सपोज जैसे वो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा तो वो सबसे पहले फर्स्ट केस से मैच करेगा मतलब कंपल्सरी नहीं है मैच करना, मतलब वो चेक करेगा कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि वो i इक्वल टू 1 वैल्यू दी हमने, मतलब फर्स्ट केस के ऊपर जा रहा है, उससे मैच कर रहा है केस सेलेक्टर से, फर्स्ट केस सेलेक्टर से वो मैच कर रहा है कि केस सेलेक्टर से वो वैल्यू मैच हो रही है या नहीं। अगर वो हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट फॉलोइंग एंड सेलेक्ट, मीन्स एंड सेलेक्ट के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो मैच नहीं करता, फर्स्ट केस से वो मैच नहीं करता, तो फिर वो आगे देखता है कि आगे कोई और केस है। अगर आगे कोई और केस है तो आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट क्योंकि वो सेकेंड केस पे जा रहा है। फर्स्ट केस तो मैच नहीं किया तो सेकेंड केस पे जा रहा है, तो आई वो चीज़ डिनोट कर रहा है कि वो टोटल कितने केस हैं उसके अंदर। ठीक है, और कौन से वाले केस पे उसकी जो एक्सप्रेशन है वो मैच कर जाता है केस सेलेक्टर से। अगर कोई और केस है उसके अंदर तो वो चेक करेगा, मीन्स अब वो सेकेंड केस पे जा रहा है। आई पहले 1 था, अब आई के अंदर इंक्रीमेंट हो गया तो अब आई के अंदर 2 आ गया, तो वो दोबारा मैच कर रहा है कि अब जो सेकेंड केस है उससे हमारा केस सेलेक्टर मैच होगा या नहीं। अगर होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल एंड सेलेक्ट से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा। अगर फिर भी मैच नहीं होता तो फिर और कोई केस ढूंढेगा, और कोई केस है नेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता फिर वो चेक करेगा कि वो डिफ़ॉल्ट केस इसमें है या नहीं है केस स्टेटमेंट में। अगर डिफ़ॉल्ट केस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एंड सेलेक्ट के बाद बाहर आ जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट केस में कोई डिफ़ॉल्ट केस नहीं है तो फिर वो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए बिना ही, क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट केस में स्टेटमेंट है नहीं, कोई केस सेलेक्टर उस एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहा, मीन्स उस वैल्यू से वो मैच नहीं हो रहा, तो वो एंड सेलेक्ट से बाहर स्टेटमेंट्स जो होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा सीक्वेंस वाइज, मीन्स कंट्रोल हमारा केस स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वर्किंग अच्छे से क्लियर होगी और फ्लो चार्ट भी क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हो या फिर कमेंट करके भी अपने डाउट्स ले सकते हो। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। फिर उसी एग्जाम्पल को हम केस स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे, ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाए कि किस टाइप से प्रोग्राम लेंथी होता है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट बारी बारी यूज़ करने से, और केस स्टेटमेंट यूज़ करने से कैसे प्रोग्राम ईजी वे में समझ में भी आ जाता है और लिखने में भी आसानी होती है। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमारे पास एक कंपनी है, हमारे पास तो नहीं है, जिसकी कंपनी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस कंपनी में 3 टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। मीन्स फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इंजन, सेकंड प्रोडक्ट है पंप्स एंड थर्ड प्रोडक्ट है फैंस। ठीक है, तो इन तीनों पे ही 10% का डिस्काउंट है, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर हम इंजन का ऑर्डर देते हैं, मीन्स जैसे 5 इंजन का ऑर्डर दे दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हम अमाउंट देते हैं, तो वो हमारी अमाउंट अगर 5000 या 5000 से ज़्यादा है
तो 10% डिस्काउंट है। और पंप अगर हम ले रहे हैं, पंप का ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमारी अमाउंट अगर 2000 या 2000 से ज़्यादा है तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम फ़ैन का ऑर्डर दे रहे हैं तो अगर हमारी अमाउंट 1000 से या 1000 से ज़्यादा है तो भी हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, कोड दे दिए, क्योंकि तीन प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इंजन के लिए हमने कोड 1 दे दिया, पंप के लिए कोड 2 दे दिया, 3 के और फ़ैन के लिए हमारा कोड 3 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम का नेम दिया डिस्काउंट 1, मतलब आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी बुक में डिस्काउंट 1 गिवन था, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को 2 टाइप से डिस्कस करने वाले हैं, एक इफ एल्स के स्टेटमेंट से और एक केस स्टेटमेंट से। तो आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही नेम देना, ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है आपने वहाँ जाके दे दिया, ऐसा नहीं चलना। ठीक है, फिर इम्प्लिसिट नन, सीरियल कोड, सीरियल नंबर एंड कोड। सीरियल नंबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास डू लूप से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई एग्जिट कंडीशन तो होनी चाहिए, तो एग्जिट कंडीशन बनाने के लिए हमने सीरियल नंबर यहाँ पर इनपुट किया। ठीक है, सीरियल नंबर 0 हो जाएगा तो हम डू लूप से बाहर, सिर्फ सीरियल नंबर हमने एग्जिट कंडीशन के लिए यूज़ किया है और इसका कोई रोल नहीं है। कोड हमारा 1 2 3 1 इंजन के लिए, 2 पंप के लिए एंड 3 फैंस के लिए। ठीक है, तो अब हमने रियल में अमाउंट, कितनी अमाउंट हम देंगे, जितना हमारा ऑर्डर है उसके हिसाब से, और यही अमाउंट हम चेक करेंगे कि जो हमने अमाउंट दिया है वो 5000 से ज़्यादा है। इंजन के केस में तो 10% डिस्काउंट, पंप के केस में 2000 या 2000 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट, फ़ैन के केस में अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा है तो भी 10% डिस्काउंट, अदरवाइज़ कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारा जैसे सब में 10% है तो हम यहाँ 0.1 लेते हैं। और नेट अमाउंट मीन्स डिस्काउंट अगर हमें मिला है तो कितनी हमारी अमाउंट है डिस्काउंट मिलने के बाद। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो 0 हो जाएगा डिस्काउंट, वही हमारी नेट अमाउंट होगी जो हमने अमाउंट दी है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, कोड और अमाउंट तीनों हमने रीड करवा लिए। अगर सीरियल नंबर 0 हो जाता है तो हम डू लूप से बाहर। अब देखो हमने यहाँ सबसे पहले डिस्काउंट को 0 इनिशियलाइज कर दिया, वो क्यों किया वो प्रोग्राम के बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने कोड रीड कराया, अगर कोड 1 है इसका मतलब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंजन के बारे में। तो इंजन में क्या है कि अगर हमारे पास अमाउंट 5000 है या 5000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट में 0.1 इनिशियलाइज हो जाएगा, मीन्स इनिशियलाइज नहीं सॉरी असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोड 2 है, अब हमने एल्स इफ का यूज़ किया, अगर कोड 2 है तो हमारी अमाउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है तो डिस्काउंट 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा कोड 3 है, मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फैंस के बारे में, तो हमारी अमाउंट 1000 या 1000 से ज़्यादा होगी तभी हमें डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम 1 2 3 के अलावा कोई और कोड देते हैं तो एरर तो शो करना चाहिए ना कि एरर किस में है, तो हमने यहाँ एल्स इफ एक और यूज़ किया गया, कोड हमारा 1 से छोटा है या फिर 3 से ज़्यादा है तो एरर शो हो जाए, वो प्रिंट हमने करा दिया एरर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इफ़ का एंड कर दिया। अब सपोज़ करो कि ना तो कोड 1 है, ना कोड 2 है और ना ही कोड 3 है, मीन्स हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, इसका मतलब डिस्काउंट तो 0 होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में इफ़ की स्टार्टिंग से पहले ही डिस्काउंट 0 इनिशियलाइज कर दिया था डू लूप में। ठीक है, बाहर आप नहीं करोगे क्योंकि हम सारा काम किसके अंदर कर रहे हैं, डू लूप के अंदर कर रहे हैं। डू लूप में ही हमें पता चलेगा कि डिस्काउंट कितना है और उसी डिस्काउंट का यूज़ हम करेंगे। तो सपोज़ करो अगर हमारे पास 5000 से अमाउंट ज़्यादा है तो डिस्काउंट हमारा 0.1 है और हमने बाहर भी इनिशियलाइज कर दिया कि 0 है डिस्काउंट, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम
डू लूप के अंदर करें, क्योंकि डू लूप हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, डिस्काउंट पता करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर अगर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, इसलिए बाहर इनिशियलाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेट अमाउंट हमारी निकल जाएगी और फिर हम वही प्रिंट करा देंगे कि सीरियल नंबर, कोड, डिस्काउंट इतना मिला था और नेट अमाउंट आपकी इतनी है। फिर डू का एंड किया, एंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम केस स्टेटमेंट की हेल्प से करें तो उस प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने डिस्काउंट 2। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सब कुछ सेम है यहाँ पर, बस यहाँ पर हमने इफ एल्स का यूज़ किया था ना अभी प्रीवियस प्रोग्राम में, तो यहाँ हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। केस स्टेटमेंट में जो हमारा केस एक्सप्रेशन होगा वो होगा कोड। जो भी हम कोड की वैल्यू रीड कराएंगे, अब 1 अगर वैल्यू रीड कराते तो वो फर्स्ट केस के साथ मैच कर रहा है केस सेलेक्टर के साथ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे अगर वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है तो थर्ड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो वो केस डिफ़ॉल्ट में एरर शो कर देगा। फिर एंड सेलेक्ट, सपोज करो अब हमारे पास 1 हमने दे दिया कोड इंजन के लिए, लेकिन हमारी अमाउंट ग्रेटर देन 1000 नहीं है, तो डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा। 0.1 मीन्स डिस्काउंट 10% का हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो डिस्काउंट में 0 तो होना चाहिए ना, इसीलिए हमने डू लूप के अंदर ही इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वही हमने प्रिंट करा दिया, फिर एंड डू, एंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन एंड प्रोग्राम। तो अब आप देख सकते हो वहाँ पर हमने कितनी सारी इफ एल्स इफ का यूज़ किया था, वो नेस्टेड इफ एल्स इफ बन जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी सा भी प्रोग्राम दिखता है। तो जब हम केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें साफ क्लियर दिख जाता है दूर से ही कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब हम एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं केस स्टेटमेंट की हेल्प से। तो देखो, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई भी मंथ गिवन है। ठीक है, अब मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है वो कंप्लीट नहीं लिखा है, आपको सिर्फ केस स्टेटमेंट कैसे यूज़ करें वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई भी मंथ गिवन है तो आपको बताना है कि उसके अंदर डेज़ कितने हैं, सिर्फ अभी के लिए इतना ही बताना है। ठीक है, तो हमारे केस एक्सप्रेशन में मंथ आ जाएगा, मंथ हम रीड करा लेंगे कि हमारे पास कितना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, 8th, 10th एंड 12th मंथ में 31 डेज़ होते हैं, और 4th, 6th, 9th एंड 11th मंथ में हमारे 30 डेज़ होते हैं। मेन काम किसका है, जो हमारे पास फरवरी का महीना है, मीन्स जो सेकेंड हमारा मंथ है, मेन काम हमारे पास उसी का ही है। अगर लीप ईयर है तो हमारे पास 29 डेज़ हैं, अदरवाइज़ 28 डेज़ हैं। आपको लीप ईयर की कंडीशन पता ही है, अगर वो 4 से डिविजिबल है और 100 से नहीं है। ठीक है, तो हमारा लीप ईयर है। अगर वो 4 से, देखो दो कंडीशन है हमारे पास, 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है तो भी लीप ईयर है। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर है। आपको सिर्फ वही कंडीशन यहाँ चेक करनी है, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज़ हो जाएंगे, अदरवाइज़ 28 डेज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लीप ईयर में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी मैंने कंडीशन बताई हैं कि 4 से डिवाइड होगा तो हमें क्या चेक करना है, साथ में 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 से डिवाइड हो गया तो हम लिख देंगे कि हमारा लीप ईयर है। 4 से डिवाइड हो और 100 से डिवाइड ना हो, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा लीप ईयर है। अगर 400 से डिवाइड होता है तो भी हमारा वो लीप ईयर है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जो हमें चेक करनी है।
ठीक है। तो इतनी तो आपको फोर्ट्रान लैंग्वेज समझ में आती है कि अगर आपको कोई कंडीशन बता दी जाए और आपको इफ़ स्टेटमेंट के हेल्प से उसे यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसी प्रोग्राम को हम लॉजिकल वेरिएबल की हेल्प से करें और साथ में अगर हमें ऐसा करना हो कि एक केस स्टेटमेंट के अंदर दूसरी केस स्टेटमेंट यूज़ करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी देखो। तो हमने यहाँ जो लीप ईयर यूज़ किया है वो लॉजिकल वेरिएबल है। लीप ईयर लॉजिकल वेरिएबल यूज़ करने का बस इतना सा ही लॉजिक है कि हमने पीछे वाले प्रोग्राम में क्या किया था, अगर हमारे पास लीप ईयर है तो हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी थी, डेज़ के अंदर 29 है। अब यहाँ पर हम लीप ईयर का यूज़ कर रहे हैं एज अ लॉजिकल वेरिएबल। अगर हमारा लीप ईयर है तो हम लीप ईयर के अंदर ट्रू वैल्यू असाइन कर देंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो फॉल्स वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर बाद में हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके या फिर केस स्टेटमेंट का यूज़ करके, जैसे यहाँ पर हमने पहले तो ये चेक कर लिया कि हमारे पास लीप ईयर में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, मीन्स हमने ईयर को चेक कर लिया कि वो लीप ईयर है या नहीं। फिर हमने सेलेक्ट केस मंथ पे केस स्टेटमेंट अप्लाई करी। 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 में 31 डेज़ होते हैं और 4, 6, 9, 11 में 30 डेज़ होते हैं। और यहाँ आप ध्यान से देखो तो इस सेलेक्ट केस को हमने लेबल नेम दिया है नंबर डेज़, तो यहाँ ये स्पेस दिया हुआ है वो गलत है, यहाँ पर आप अंडरस्कोर का साइन यूज़ करना, ठीक है। मीन्स ऐसे नंबर NO डेज़, कहीं आप ऐसा मत करना, इसको स्किप मत करना, और अगर स्किप कर रहे हो तो स्पेस मत देना, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 31 और 30 डेज़ की बात। अब हमारे 2 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक और केस स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। केस 2 क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि हमारा मंथ अब 2 है, तो इस केस के अंदर हमने एक और केस अप्लाई कर लिया जिसमें हमारे पास केस एक्सप्रेशन क्या होगा, लॉजिकल वेरिएबल। अगर अब ये लॉजिकल वेरिएबल ट्रू है, मीन्स ट्रू है तो लीप ईयर है, तो मतलब यहाँ पर 29 असाइन हो जाएगा डेज में, फॉल्स होगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमने एंड सेलेक्ट, जो हमारे पास ये वाला था ना सेकंड केस, उसको हमने सबसे पहले फिनिश करना है, मीन्स उसको हमने खाना थोड़ी है जो सबसे पहले फिनिश करना है। मतलब हमने जैसे डू स्टेटमेंट में पढ़ा था ना कि जो सबसे अंदर वाली डू होती है उसको हमें सबसे पहले एंड करना है, तो हमने ये सबसे अंदर एंड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज़ किया, तो सबसे पहले उसी को ही एंड करना है। फिर उसके बाद अगर पहले वाले केस का कोई केस डिफ़ॉल्ट है कि मंथ कोई गलत हमने दे दिया, 1 से लेके 12 के अलावा कोई दे दिया, तो वो एरर शो करेगा। अगर आप केस डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना चाहते तो सीधा एंड कर दो पहले वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट का, केस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बिल्कुल सिंपल सा ही प्रोग्राम है, छोटा सा ही, डेज ऑफ वीक से रिलेटेड है। जैसे काम के दिन होते हैं ना, कोई जॉब वगैरह करता है तो मोस्टली क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारा फुल डे होता है, और सैटरडे हम सिर्फ हाफ डे काम करते हैं और संडे हमारा छुट्टी। तो इसी को ही हमने केस स्टेटमेंट के हेल्प से यूज़ किया है। तो डे ऑफ वीक हमने इंटीजर ले लिया कि 1 से लेके 7 तक हम कोई डे हम सेलेक्ट करते हैं। अगर 1 से लेके 5 तक हमने कोई नंबर दिया डे ऑफ वीक के अंदर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फुल डे। अगर 6 दिया तो हाफ डे, 7 दिया तो हॉलीडे। ऐसे ही एक और सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने टेम्परेचर लिया इंटीजर में, तो ये तो जनरल ही है कि अगर 15 से कम टेम्परेचर है, 15 या 15 से कम है टेम्परेचर तो ठंडा मौसम है, 16 और 25 के अप्रोक्स है तो अच्छा मौसम है, 26 और 34 से है तो थोड़ा गर्मी का मौसम है, और 35 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो पूछो ही मत कितनी गर्मी है, ठीक है। तो बस हमें यही प्रिंट कराना है, बिल्कुल ईजी से प्रोग्राम्स है ये। प्रोग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये जो
फुल डे, हाफ डे, हॉलीडे, कोल्ड डे, नाइस डे, वार्म डे, हॉट डे। वैसे इजी है, लेकिन आपको बस समझाने के लिए इन्होंने बुक में दिया है। ऐसा नहीं कि इस टाइप की प्रोग्राम्स आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, ऐसा सोच के मत बैठना। तो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर सकते हो तो करना ज़रूर, नहीं तो आप थोड़ा बहुत खुद, जैसे एक आपको प्रोग्राम की स्टेटमेंट समझ में आ जाती है, तो आप उसे देखे बिना एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि कैसे करना है। जैसे बुक में एग्जांपल्स हैं, तो पहले सॉल्यूशन पे जाने के बजाय खुद ट्राई करो। ट्राई करने से क्या होगा, कोई मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। और कई बार क्या होता है, आप कुछ पॉइंट मिस कर जाते हो, अपने माइंड में स्किप हो जाता है। तो जब आप मिस्टेक चेक करते हो ना, तो आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है कि हाँ, हम ऐसे इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्राई किया करो।